नमस्कार दोस्तों, BN ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है वो कल मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज हम आपको जो आपका जो दूसरा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो दूसरा चैप्टर आपका क्या है? DC सर्किट एंड रिलेटेड लॉज। ठीक है, DC परिपथ एवं संबंधित नियम। ठीक है, ये आपका सेकेंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। तो इसके बारे में आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले जो इसमें हेडिंग है वो क्या है? विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, विद्युत परिपथ क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ क्या होता है? ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाह के लिए, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ क्या होता है? ऐसा परिपथ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सके और वो परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे विद्युत परिपथ के लिए? विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सर्किट कैसे, किस तरीके के होते हैं, कैसे सर्किट को हम डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? ओपन सर्किट इन सीरीज, श्रेणी क्रम में खुला परिपथ। ठीक है, श्रेणी क्रम में खुला परिपथ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? परिपथ में खुला परिपथ दोष उत्पन्न होने का कारण स्विचों का गलत संपर्क, जला हुआ फ्यूज, तारों का टूटा हुआ संयोजन एवं जले हुए प्रतिरोध। श्रेणी परिपथ में खुले परिपथ का यह अर्थ है कि विद्युत धारा के लिए कोई पथ नहीं है, परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, ओपन सर्किट इन सीरीज, श्रेणी क्रम में खुला परिपथ का क्या मतलब है? देखो, श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि जो भी आपका कंपोनेंट लगा है सब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन कैसा होता है? देखो, मान लो कि जैसे आपके पास 3 बल्ब हैं, अगर आपको उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो आप उसको कैसे कनेक्शन करोगे? दोनों, हर एक बल्ब के 2-2 पॉइंट रहते हैं। ठीक है, तो अगर पहले बल्ब का जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे अगर आपको हम समझा दें कि 3 बल्ब है मान लो आपके पास। ठीक, ये हो गई पहली बल्ब, ये हो गई दूसरी बल्ब, ये हो गई तीसरी बल्ब। ठीक है, अब हमने क्या किया? पहले बल्ब के दूसरे सिरे को दूसरे बल्ब के पहले सिरे से जोड़ दिया और दूसरी बल्ब को दूसरे सिरे को तीसरी बल्ब के पहले सिरे से जोड़ दिया। ये कनेक्शन किस तरीके का है? ये कनेक्शन किस तरीके का है? श्रेणी क्रम संयोजन है। कैसा है? श्रेणी क्रम संयोजन है। अब इसमें ये कह रहा है, मान लो कि एक तार आपका इसमें क्या हो गया? मान लो इसमें आपका एक तार क्या हो गया? कनेक्शन आपका क्या हुआ? एक तार का कट गया। क्या हुआ? कनेक्शन एक तार का आपका कट गया। ठीक है, तो क्या होगा? पूरे परिपथ में धारा नहीं प्रवाहित होगी, क्योंकि श्रेणी में सब एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर एक भी कनेक्शन में फॉल्ट आया, एक भी कनेक्शन में फॉल्ट आएगा तो आपका क्या होगा? पूरा का पूरा परिपथ काम करने बंद हो जाएगा। मतलब कि परिपथ में धारा नहीं प्रवाहित होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्रेणी क्रम में लघु परिपथ क्या होता है? शॉर्ट सर्किट इन सीरीज का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब क्या होता है? अधिकांश परिपथों में
एक श्रेणी परिपथ में लघु परिपथ आंशिक या पूर्ण हो सकता है, ठीक है, और लघु परिपथ के कारण धारा में वृद्धि होती है, जिससे श्रेणी क्रम में संयोजित परिपथ नष्ट भी हो सकता है। जब अमीटर परिपथ में अत्यधिक धारा प्रदर्शित करता है तो परिपथ में प्रत्येक अवयवों के सिरों पर एक वोल्टमीटर को जोड़कर लघु परिपथ की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक। यदि वोल्ट मीटर किसी अवयव के सिरों पर 0 वोल्ट प्रदर्शित करता है अथवा कम वोल्टेज प्रदर्शित करता है तो उस अवयव में लघु परिपथ दोष होता है, ठीक है। समझ में आया? श्रेणी क्रम में शॉर्ट सर्किट, श्रेणी क्रम में लघु परिपथ क्या होता है? देखो कनेक्शन आपका कैसा है, सीरीज कनेक्शन है, और इस सीरीज कनेक्शन में आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है, और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, सर्किट में धारा अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगेगी, अपने मार्ग से धारा क्या होगी, विचलित हो जाएगी। जिस प्रकार से आपने जो कनेक्शन किया था उस तरीके से धारा प्रवाहित होनी थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी उपकरण में आपके धारा ज्यादा बहने लगी जाएगी, किसी उपकरण में कम धारा जाएगी, यही क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम दूर कैसे करेंगे? लघु परिपथ से उत्पन्न समस्याओं को फ्यूज एवं परिपथ के श्रेणी में जुड़े सर्किट ब्रेकर्स द्वारा रोका जा सकता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एमसीबी वगैरह लगा देते हैं, फ्यूज वगैरह लगा देते हैं। जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट होगा हमारे सर्किट में तो क्या होगा, फ्यूज हमारा क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, जिससे कि धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, जिससे हमारे उपकरण क्या हो रहेंगे, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बात करेंगे समांतर क्रम में खुला परिपथ, ठीक। समांतर क्रम में खुला परिपथ क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा, श्रेणी क्रम में खुला परिपथ, श्रेणी क्रम में शॉर्ट सर्किट, ये चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि समांतर क्रम में खुला परिपथ क्या होता है, ओपन सर्किट इन पैरेलल, ठीक। समांतर क्रम में अभी हमने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन कैसा होता है, आपको मैंने बताया था ना श्रेणी क्रम संयोजन कैसा होता है। एक बार मैं आपको फिर यही बता दे रहा हूं कि समांतर क्रम संयोजन कैसा होता है। मान लो आपके 3 बल्ब हैं या 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस मैंने मान लिया, एक ये मान लिया, दूसरा ये मान लिया, तीसरा ये मान लिया। अब अगर तीनों रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट को मैंने एक साथ जोड़ दें और दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ दें तो यही कनेक्शन क्या कहलाता है, यही कनेक्शन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन समझ में आया आपको। अब बात करेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में खुला परिपथ क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है। मान लो आपने समांतर क्रम में संयोजन किया है और कोई एक उपकरण आपका ओपन हो जाता है, खुल जाता है, तब क्या आपके परिपथ में आपके क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम में संयोजित परिपथ में खुला दोष तब उत्पन्न होता है जब परिपथ के उभयनिष्ठ तार में यह दोष उत्पन्न हो, ठीक। इस स्थिति में परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। किसी परिपथ में कोई एक शाखा के खुले रहने की स्थिति में केवल उस शाखा में धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया आप लोग को क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि मान लो आपने यहाँ सप्लाई दी है, ठीक है, 2 टर्मिनल बना लिया ना, और ए वाला यहाँ से मान लो आपका ब्रेक हो गया, ठीक। तो क्या होगा, केवल इसी में धारा नहीं प्रवाहित होगी, बाकी 2 में धारा प्रवाहित होगी, ठीक। बाकी 2 में क्या होगी, धारा
प्रवाहित होगी। इसीलिए घरों आदि में, घरों भवनों आदि में जब भी वायरिंग की जाती है तो कैसी वायरिंग की जाती है? समांतर क्रम में वायरिंग की जाती है। उसका रीजन क्या है? मान लो आपके किसी कमरे में फॉल्ट आता है तो केवल सप्लाई उसी कमरे की बंद होगी, बाकी में क्या होगा? बाकी कमरे में क्या होगा? बाकी कमरे में आपका पूरा का पूरा जो भी उपकरण लगा है वो चलता रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे समांतर क्रम में लघु परिपथ का। किसकी बात करेंगे? समांतर क्रम में लघु परिपथ क्या होता है? ठीक, समांतर क्रम में लघु परिपथ क्या होता है? शॉर्ट सर्किट इन पैरेलल। समांतर क्रम में शॉर्ट सर्किट क्या होता है? ठीक है, समांतर क्रम में शॉर्ट सर्किट क्या होता है? ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, एक परिपथ शॉर्ट सर्किट तब कहा जाता है जब शक्ति स्रोत के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित तारों द्वारा प्रवाहित धारा लोड में जाए बिना ही स्रोत के ऋणात्मक टर्मिनल पर वापस पहुंच जाता है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया? देखो ये क्या बोल रहा है कि समांतर क्रम में तो मैंने अभी फिगर बनाया था, अब एक पूरा का पूरा क्या होता है? एक सर्किट बनता है। जैसे मान लो ये मैंने बनाया था ना, अभी आपको रेजिस्टेंस लिया था 3, 1 2 3, इसको मैंने क्या किया था? ऐसे जोड़ा था, यही क्या है आपका समांतर। फिर इसको क्या है, मान लो बैटरी से जोड़ दिया। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि ये मान लो ये दोनों क्या हो गए? शॉर्ट सर्किट हो गए। ठीक, तो इसमें धारा जाए बिना, धारा सीधा इस मार्ग से सीधा प्लस से माइनस में आ जाए। ठीक है, मतलब बाकी जो लोड आपने लगा के रखा है उसमें आपकी धारा जाए ही ना, करंट जाए ही ना, उसके जाए बिना ही ये प्लस से माइनस में पहुंच जाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? समांतर क्रम में लघु परिपथ कहलाता है, शॉर्ट सर्किट इन पैरेलल कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला कि चित्र में एक समांतर परिपथ में बिंदुओं A और B के बीच में लघु परिपथ दोष दर्शाया गया है। इस परिपथ में प्रतिरोध का मान घटकर लगभग 0 हो जाएगा, जिसके कारण AB के सिरों पर बुढ़ता पतन का मान भी लगभग 0 हो जाएगा। अतः प्रतिरोधों R1, R2 और R3 पर धारा नगण्य होगी। इसके परिणाम स्वरूप एक अति उच्च धारा लघु परिपथ से प्रवाहित होगी, जिसके कारण परिपथ के अवयव जल सकते हैं। ठीक, परिपथ के अवयव को जलाने से बचाने के लिए फ्यूज, सर्किट ब्रेकर आदि उपयोग होता है। ठीक, हम फिगर जो आपको दिया गया इसमें फिगर में आपको समझा देते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें। देखो ये देखो फिगर बना हुआ है। ठीक, ये तुम्हारा ये दोनों क्या है? ये क्या है? सप्लाई टर्मिनल है। क्या है? सप्लाई टर्मिनल है। ठीक, ये सब क्या है? सप्लाई टर्मिनल है। ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है। ठीक, अब क्या कह रहा है, ये जो तुम्हारा सिरा निकला था इसको मैंने क्या किया? ऐसे शॉर्ट कर दिया। ठीक, जिसके कारण क्या होगा? ये R2, R3 सिरा भी शॉर्ट हो गया, R2 सिरा भी शॉर्ट हो गया, R1 भी शॉर्ट हो गया। ठीक, अब क्या होगी? जो धारा ऐसे जाने वाली थी ऐसे आ जाएगी। ठीक, मतलब इन सब लोड में धारा जाए बिना ही प्लस से माइनस में आ जा रही है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? शॉर्ट सर्किट कहलाती है। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है? शॉर्ट सर्किट कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम में खुला परिपथ क्या होता है, श्रेणी क्रम में
शॉर्ट सर्किट क्या होता है, समांतर क्रम में खुला परिपथ क्या होता है, और समांतर क्रम में शॉर्ट सर्किट क्या होता है। आगे हम आप लोग को अब कुछ नियम के बारे में बताएंगे, जैसे जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहला क्या है, ओम का नियम आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो हम आपको ओम के नियम के बारे में बताने वाले हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, ठीक, ओम का नियम। डीसी सर्किट वाले चैप्टर में जो आपका पहला लॉ है, पहला नियम है, वो क्या है, ओम का नियम है। क्या है, ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या होता है, नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ओम का नियम क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, नियत भौतिक परिस्थितियों में, यानी जो आपकी भौतिक परिस्थिति है वो नियत होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। जैसे आपका तापमान है, दाब है, ये सब क्या है, आपकी भौतिक परिस्थितियां हैं। क्या हैं, भौतिक परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो आपकी जो भौतिक परिस्थितियां होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तब इसने क्या कहा कि नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर जो उत्पन्न वोल्टेज होगा, जो आप सप्लाई वोल्टेज दोगे, उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा, ठीक है। भी प्रोपोर्शनल आई, मतलब V जो है, वोल्टेज जो है, धारा के समानुपाती होगा, ठीक है। वोल्टेज किसके समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती होगा। फिर जब समानुपाती वाला चिन्ह हटेगा तो R एक वैल्यू आएगी, R एक कांस्टेंट आएगा, एक नियत वैल्यू आएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो B बराबर क्या हो जाएगा, IR, ठीक है। अगर आपसे कोई फार्मूला बताए, पूछे कि B बराबर IR किस नियम से प्राप्त होता है, तो आप क्या बोलोगे, ओम के नियम से प्राप्त होता है। B बराबर IR वाला जो फार्मूला है, कहाँ से प्राप्त होता है, ओम के नियम से प्राप्त होता है। अब इसमें R क्या है, R क्या है आपका, R क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। क्या होता है, ओम होता है। B क्या है, विभवांतर है। क्या है, विभवांतर है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। I क्या है, I क्या है, विद्युत धारा है। क्या है, विद्युत धारा है। धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। R क्या है, प्रतिरोध है। V क्या है, वोल्टेज है। I क्या है, I क्या है, धारा है। क्या है, धारा है। यहां भी आपको लिख दे रहे हैं, अगर वहां नहीं दिख रहा होगा तो। प्रतिरोध है, मात्रक क्या हो गया इसका, मात्रक क्या हो गया, ओम। B क्या है, वोल्टेज। मात्रक क्या है इसका, मात्रक क्या है, वोल्ट। I क्या है, धारा है, ठीक। और इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। क्या हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक। B बराबर IR। ओम के नियम से क्या फॉर्मूला निकलता है, B बराबर IR। क्या निकलता है, B बराबर IR, ठीक है। तो आप लोग को ओम का नियम क्या है याद रहना चाहिए। ओम का नियम क्या है, नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में
किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है। बी प्रोपोर्शनल आई जिसको आप बोलते हैं, बी बराबर हो जाएगा आई आर। ठीक है, बी बराबर आई आर में बी क्या है, वोल्टेज है, आर क्या है, प्रतिरोध है, आई क्या है, धारा है, विद्युत धारा है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, तो ये था आपका किसका, ओम का नियम। आगे हम लोग आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, आगे हम पढ़ाएंगे, आगे हम क्या पढ़ाएंगे, आगे हम क्या पढ़ाएंगे आपको किरचॉफ का नियम। और ओम के नियम एक दो पॉइंट आप और लिख लो। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों मेटालिक कंडक्टर के लिए ही सत्य होता है। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लिख लो। ठीक, अब आगे आप लोग को हम बताने वाले हैं क्या, किरचॉफ के नियम। क्या पढ़ाने वाले हैं, किरचॉफ के नियम। ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने दो नियम दिया था, एक दिया था धारा का नियम और दूसरा क्या दिया था, वोल्टेज का नियम दिया था। ठीक है, पहला किरचॉफ का पहला नियम क्या था, धारा का नियम था, दूसरा क्या था, वोल्टेज का नियम। तो पहला आपका नियम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट लॉ, विद्युत धारा का नियम। ठीक है, विद्युत धारा का नियम क्या होता है, विद्युत धारा का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो आपका कोई सर्किट है, कोई परिपथ है। ठीक, और उस सर्किट में कि कोई एक ऐसा बिंदु है जहां पर कि 3-4 धाराएं आ रही हैं, 3-4 कनेक्शन आपने करके रखा है, तो उस नोड पर क्या होगा, उस नोड पर क्या होगा, धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। क्या बोलते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। या आप दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलोगे कि किसी परिपथ के किसी संगम नोड की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योग संगम से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। इसमें एक पॉइंट आ रहा होगा, नोड। नोड क्या होता है, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम संगम नोड भी बोलते हैं। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर 3-4 धाराएं आपस में आके मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संगम या नोड बोलते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे फिगर बना हुआ है, फिगर की सहायता से हम आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। देखो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, संगम पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, नोड है। और इस नोड पे I1 धारा क्या है, अंदर की ओर आ रही है। ठीक, I2 धारा भी क्या हो रही है, अंदर की ओर आ रही है। I3 धारा क्या है, बाहर जा रही है। I4 क्या है, बाहर जा रही है। I5 भी क्या है, बाहर जा रही है। तो इस नोड की ओर आने वाली धारा का जो आने वाली धारा का योग होगा इस नोड से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा। I1 I2 क्या थी, अंदर की ओर जा रही थी, तो I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, यही क्या है, यही क्या है, किरचॉफ का धारा का नियम है। यही क्या है, किरचॉफ का धारा का नियम है। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें नोट करके आप लोग लिखिएगा, KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है, किरचॉफ का धारा नियम किस सिद्धांत पे काम करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो किरचॉफ का धारा नियम आप लोग को समझ में आया, किरचॉफ का धारा नियम आप लोग को समझ में आया।
विद्युत धारा नियम समझ में आया। विद्युत धारा नियम क्या होता है, इसने बताया किसी नोड, किसी संगम नोड पर आने वाली धारा का योग संगम या नोड से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। यही क्या है आपका, यही क्या है आपका किरचॉफ का धारा नियम है। ठीक है, यही क्या है आपका किरचॉफ का धारा नियम है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका फिगर। I1 I2 देखो यहाँ इस पॉइंट पे अंदर की ओर आ रही हैं, I3 I4 I5 दूर जा रही हैं नोड से। तो I1 और I2 का जो योग था I3 I4 और I5 के योग के बराबर होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है, KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, मतलब किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब आ गया आपका वोल्टेज लॉ, विभव का नियम। ठीक, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो क्या है, KVL बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, KVL बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ का किरचॉफ का विभव का नियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, किरचॉफ का विभव का नियम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, KVL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KVL बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या होता है, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम क्या होता है, किसी बंद डीसी परिपथ के किसी बंद लूप अर्थात मेष में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप या मेष की प्रत्येक शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। ठीक, समझ में आया। अभी आपको हम फिगर बनाएंगे, फिगर में समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कह क्या रहा है। इसकी बात आपको थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में ना आ रही हो। हम दोबारा आपको बताते हैं कि क्या होता है किरचॉफ का विभव का नियम। किसी बंद डीसी परिपथ के किसी बंद लूप अर्थात मेष में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप या मेष की प्रत्येक शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, अर्थात सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। ठीक, अभी हम फिगर में जब सॉल्व कराएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर लिखा हुआ है ना। सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर लिखा हुआ, या सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा आई आर आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको, सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा आई आर लिखा हुआ है ना। देखो ये क्या है, एक मार्ग आपको दिख रहा है ऐसे, जिसमें धारा ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही है। एक मेष इसमें बना हुआ है, मेष या लूप। ठीक है, अगर किसी सर्किट में एक पूर्ण परिपथ तैयार हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या है, मेष है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, क्या V1 है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स क्या है, V1 है, यहाँ पे क्या है, V4 है। ठीक, अब हम देखो कैसे चलेंगे इसमें इसमें देखो प्लस है, इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्शन लिए हैं रनिंग के लिए, तो धारा क्या होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी और यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाएं कि ये फिगर कैसे होगा। ठीक है, तो धारा को हम ऐसे, जहां से धारा जिस पॉइंट से निकलेगी, मतलब अगर प्लस पॉइंट से निकलेगी तो हम प्लस चिन्ह लेंगे, और माइनस पॉइंट से निकलेगी तो हम क्या लेंगे, उसको माइनस लेंगे। ठीक है, तो V1 में धारा प्लस पॉइंट से निकल रही है तो इसमें इसको मैंने क्या ले लिया, V1 ले लिया। V2 में धारा क्या जा रही है, माइनस पॉइंट से निकल रही है, ये प्लस पॉइंट है माइनस है, तो माइनस हमने क्या लिया, V2 ले लिया। ठीक है,
फिर B3 में धारा हमारी क्या हो रही है, माइनस पॉइंट से निकल रही है, तो हमने क्या ले लिया, माइनस B3 ले लिया। ठीक, उसके बाद फिर B4 से धारा किस पॉइंट से जा रही है, प्लस पॉइंट से जा रही है, इसको मैंने क्या ले लिया, प्लस ले लिया। फिर V5 से धारा किस पॉइंट से जा रही है, किस पॉइंट से जा रही है, किस पॉइंट से जा रही है, निकल रही है, माइनस पॉइंट से निकल रही है, तो इसको मैंने क्या ले लिया, माइनस B5 लिख लिया, इज इक्वल टू 0। यही आपका, अभी वो बता रहा था, यही आपका नियम है कि टोटल जो वोल्टेज का योग होता है, टोटल वोल्टेज का जो योग होता है, बीजगणितीय योग होता है किसी लूप या मेश में, उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यही क्या है, यही क्या है आपका किरचॉफ का वोल्टेज नियम है। अब देखो V1 ये भी प्लस है, V1 प्लस B4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो इस पक्ष में लाएंगे, इस साइड लाएंगे, अगर इधर माइनस है तो उधर क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, B2 प्लस B3 प्लस B5। यही आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, यही क्या है आपका फार्मूला, आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या होता है? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम आपको बाद में थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, जब किरचॉफ के धारा नियम पे, किरचॉफ के वोल्टेज नियम पे जब आप इस पे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर से एक बार आप बता देंगे कि किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या होता है, उसके आधार पे हम क्वेश्चन भी करवा देंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी हमने ओम के नियम में पढ़ा था, वो रेजिस्टेंस एक क्या आया था, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू आई थी ना B बराबर IR में, तो उससे ही संबंधित इसमें कुछ रहेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिनके कारण वह स्वयं में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, और प्रतिरोध का प्रतीक कैपिटल R एवं मात्रक ओम है। इसे मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वह है, रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण है जो स्वयं में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है या बाधा उत्पन्न करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं या रेजिस्टेंस बोलते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध को हम मापते किससे हैं, ओम मीटर से मापते हैं। ठीक है, ये सब चीजें किसके बारे में हैं, प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध का प्रतीक इस तरीके का भी होता है, इस तरीके का भी होता है, और ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये भी क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आगे हम आप लोग को प्रतिरोध के कुछ नियम होते हैं उसको पढ़ाने वाले हैं कि प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं। प्रतिरोध के नियम, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं, प्रतिरोध का नियम क्या होता है। ठीक, तो प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं, इसमें आप लोग को हम बताने वाले हैं कि किसी चालक या प्रतिरोधक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है भाई, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, चालक की लंबाई पे निर्भर करता है। यानी उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, चालक की लंबाई का क्या मतलब है
किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक, क्या कह रहा है? किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। उसका मतलब क्या है? यदि मान लो कोई कंडक्टर है, कोई एल्युमिनियम का वायर है या कॉपर का वायर है, ठीक, आप जितनी लंबाई उसकी बढ़ाते जाओगे प्रतिरोध भी क्या होगा? उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये देखो, इसको मैंने क्या ले लिया? रेजिस्टेंस ले लिया, इसको ले लिया क्या? उसकी लंबाई। जितनी लंबाई हम बढ़ाते जा रहे हैं उतना प्रतिरोध भी क्या है? बढ़ता जा रहा है। यही क्या है? चालक की लंबाई पर पहला नियम इसने जो दिया है, चालक की लंबाई जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही आपका क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, उतना ही क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। ठीक, दूसरा नियम इसका क्या है? चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किसी चालक के प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? मान लो कोई एल्युमिनियम का तार है या कॉपर का तार है, जब आप उसकी मोटाई को बढ़ाते जाओगे, जितनी ज्यादा मोटाई के बढ़ाते जाओगे उसी के समानुपाती क्या होगा? आपका प्रतिरोध भी घटता जाएगा। उसी के समानुपाती क्या होगा? प्रतिरोध भी घटता जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए या आर प्रोपोर्शनल 1/a बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। चालक के पदार्थ पर किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति अर्थात पदार्थ की प्रतिरोधकता रूप पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो आपका जो एल्युमिनियम वायर है उसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी, कॉपर का वायर है उसकी प्रतिरोधकता अधिक उसकी अलग होगी, चांदी का वायर है उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, सोने का तार है उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी। मतलब अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। किसी की प्रतिरोधकता ज्यादा तो किसी की प्रतिरोधकता कम होगी। ठीक है, अब यहां से हम एक आपको फार्मूला निकालेंगे। अभी देखो हमने पढ़ा था, पहला फार्मूला क्या पढ़ा था? आर प्रोपोर्शनल एल पढ़ा था ना, आर प्रोपोर्शनल एल ना, मतलब जो प्रतिरोध होता है चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए ना, चालक क्या है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये क्या हो गया आपका? दूसरा हो गया। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा? आर बराबर आर प्रोपोर्शनल L/A आ जाएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब जब हम इस समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो हमारा फार्मूला क्या आएगा? आर बराबर रो L/A। रो क्या है? रो एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। यही फार्मूला यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, आर बराबर रो L/A। ठीक, तो ये फार्मूला आप लोग इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जहां आर क्या है? प्रतिरोध है ओम में, रो क्या है? चालक की प्रतिरोधकता है ओम सेंटीमीटर में, यल क्या है? प्रतिरोधक की लंबाई सेंटीमीटर में है, और ए क्या है? प्रतिरोधक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो प्रतिरोध और प्रतिरोध का नियम आप लोग को समझ में आया? प्रतिरोध और प्रतिरोध का नियम आप लोग को समझ में आया कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध का नियम क्या होता है। आसान है कि नहीं है? प्रतिरोध और प्रतिरोध का नियम आसान है कि नहीं है? बताइए, प्रतिरोध क्या होता है? सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रतिरोध क्या होता है, आप क्या बताओगे? प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण है जो धारा के मार्ग में क्या करता है? धारा के मार्ग में क्या करता है? विरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है? विरोध उत्पन्न करता है या रुकावट पैदा करता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और प्रतिरोध को हम मीजरमेंट कैसे करते हैं? ओम मीटर से मीजर करते हैं। ठीक, किससे मीजर करते हैं? ओम मीटर से मीजर करते हैं।
अब बात आई प्रतिरोध के नियम का। तो प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ के लंबाई के समानुपाती होता है। पहला नियम क्या बताया मैंने, प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ के लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब कि यदि किसी चालक की लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे आप, उस चालक का प्रतिरोध भी उतना बढ़ता जाएगा। ठीक। दूसरा नियम क्या है, प्रतिरोध जो होता है किसी पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध मान लो कोई चालक है, एल्युमिनियम का तार है, कॉपर का तार है, आप उसकी मोटाई को जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे उसका प्रतिरोध भी उसी के समानुपाती घटता जाएगा। ठीक है, यही क्या है, प्रतिरोध के नियम है। तो प्रतिरोध के दूसरे दोनों नियम से एक फार्मूला निकल के आया, एक फार्मूला निकल के आया। वो फार्मूला क्या था, R बराबर रो यल अपान ए। क्या निकल के आया, R बराबर रो यल अपान ए। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे रो एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आई थी, जिसको हमने क्या दिया था, प्रतिरोधकता बोला था। क्या बोला था, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर इसको हम इसकी डिफिनीशन देना हो तो क्या बोलेंगे, किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। R बराबर क्या हो जाएगा, रो यल अपान ए, और इसका जो आएगा यूनिट आएगा, मात्रक आएगा, वो क्या होगा, ओम सेंटीमीटर होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्रतिरोधकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओम सेंटीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम सेंटीमीटर बोलते हैं। R बराबर रो यल अपान ए। ठीक है, क्या होगा, R बराबर रो यल अपान ए। ठीक, तो ये रहा आपका डीसी सर्किट। डीसी सर्किट का जो आपका सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का, इसमें आप लोग को मैंने पार्ट 1 में इतना पढ़ाया है। कल जो पार्ट 2 होगा इसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे। उसमें और भी चीज़ें जो आपकी बच गई हैं, जैसे कलर कोडिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों को आपको हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर टाइम रहेगा तो किरचॉफ केवीएल, किरचॉफ का जो धारा का नियम था, किरचॉफ का जो वोल्टेज का नियम था, उस पर कुछ हम आपको न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे। ठीक है, तो इसको जितना भी आपको पढ़ाया गया डीसी सर्किट में, जो भी आपको ओपन सर्किट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, समांतर कनेक्शन क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, किरचॉफ का धारा का नियम क्या है, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम क्या है, ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसकी नोट्स बना लीजिएगा। ये सब पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी जो चीज़ें हैं कल के लेक्चर में हम आपको पढ़ा देंगे। थैंक यू।